नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं बागवानी में युवाओं का बढ़ता रुझान विषय पर। युवा आज के टाइम पे पारंपरिक नौकरी से अलग कृषि और बागवानी में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और ऐसे में किस तरह से उनके लिए आजीविका का एक नया साधन मिल रहा है और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई दिशा मिलेगी, आइए इस विषय पर जानते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि प्रगतिशील युवा किसान प्रिया हराइक जी से। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपके बारे में हम सबसे पहले थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ आपका गांव है, कहाँ से आपकी शिक्षा प्राप्त हुई है आपकी? जी, मैं शिमला के चौपाल निरवा की रहने वाली हूँ और ग्राम पंचायत मेरा देया है और गांव का नाम कटाह है जी। और मेरी जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल जो हमारे गांव में ही पढ़ता था देया, वहाँ से हुई है। जी, तो मैम जैसे आपका कृषि में रुझान आया है, आप फुल टाइम कृषि करती हैं, अपना करियर आपने कृषि में बनाया है, तो आपका रुझान किस तरह से कृषि में आया है? कब से आप ये इस क्षेत्र में काम कर रही हैं? देखिए, वैसे तो जैसे सभी जो बच्चे होते हैं हिमाचल प्रदेश के जो गांव है वहाँ पर बच्चे खेत में काम करती है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी पहले से मैं खेतों में काम करती आ रही हूँ, पर एक डेडिकेशन जो होती है वो 2021 से मैं कह सकती हूँ कि मैंने अच्छे से इस पर काम करना या फिर सेब के बारे में जानना मैंने शुरू किया है। तो 2021 से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है। जी, तो आप जो फसलें उगाती हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं, किन किन फसलों पर आप काम करती हैं? मैं मेनली तो सेब ही है, उसके अलावा कवर क्रॉप्स जो हर साल लगती हैं जी, जैसे बीन्स है, मटर है, राजमा है जी, और अलग अलग तरह की कैश क्रॉप्स जिसे हम कवर क्रॉप कहते हैं उस पर काम है। बाकी सेब के अलावा बहुत कम पौधे नाशपाती के, थोड़े प्लम के भी है, पर वो उसे बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप 2021 से इसमें काम कर रही हैं और उसके अलावा जैसे आपकी फैमिली भी इसी में काम करती आई है, तो आप वैसे तो बचपन से ही इसमें कह सकते हैं हम काम कर रही हैं। तो आपका जो इस तरफ है, आपने फुल टाइम जब काम करना इसमें शुरू किया, आपको लगा कि आपको इसमें करियर बनाना है, तो किस तरह से आपने शुरुआत की है? क्या आपने कोई प्रशिक्षण लिया है उसका? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप बहुत सारी कैश क्रॉप्स भी लगाती हैं और मेनली जो सेब का आप बगीचों पे काम करती हैं, तो किस तरह से आपने इसकी तैयारी की थी जब आपने इसकी शुरुआत की है? देखिए, जब लॉकडाउन का समय था उस समय पर स्कूल तो नहीं जाना होता था तो फिर हम खेत घर में ही हो गए थे, तो फिर खेत की ओर ज़्यादा ध्यान गया मेरा उस समय पर। तो पिताजी के साथ मैं घूमा करती थी बगीचों में, उन्हें थोड़ी ज़्यादा नॉलेज थी कह सकते हैं बाकी जो आसपास के बागवान थे उनसे तो फिर मैं भी उनसे जानना चाहती थी और मेरा इंटरेस्ट इसी तरह से बढ़ा। फिर जैसे जैसे मैंने इसको जाना वैसे वैसे मैंने इसको एक तरह से सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू किया। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला लोगों का, बागवानों का, मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि मुझे काम चालू रखना चाहिए और एक तरह से कह सकते कि कई बार आपको प्रोफेशन चुन लेता है, आप प्रोफेशन को नहीं चुनते, तो वही मेरे साथ भी हुआ है जी। और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बागवानों की हेल्प करके। तो इस तरह से मेरा रुझान बागवानी की ओर बना। जी, और आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि करियर आपको आप करियर को चूज़ नहीं करते हैं, करियर आपको चूज़ करता है। जी, तो हम जब कृषि और बागवानी की बात करते हैं तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर देखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपकी जो फसल है वो कैसी रहने वाली है, क्योंकि वो फ्यूचर में जब आप उसका हार्वेस्टिंग करते हैं या तुड़ान उसका होता है उसके बाद ही आपको पता चलेगा कैसी आपकी फसल आ रही है, उसका कितना ज़्यादा आपको मुनाफा हो रहा है। तो जब आपने इसको फुल टाइम करियर के तौर पे चूज़ करना चाहा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको एक दूसरा एक करियर भी देखना चाहिए या फिर एक कोई अलग से जॉब देखनी चाहिए? जी, मुझे ये उस समय पर जब मैं काम करना इस पे शुरू कर रही थी उस समय तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था लाइफ में कि जैसे छोटे से ही गोल होते हैं छोटे छोटे बच्चों की कि डॉक्टर बनूंगा या फिर कुछ और, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे एक प्रोफेशन मिला, मैंने उस पर अच्छे से काम किया। दूसरी बात ये, बाकी अगर मैं बाकी युवाओं की यूथ की बात करूं तो उनके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर उन्हें बागवानी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो
इसमें रिस्क है, जाहिर सी बात है इसमें रिस्क है, लेकिन हम इसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करके रिस्क को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो मेहनत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसको नॉलेज के साथ करते हैं तो बहुत कम चांसेस है आपके कि आपको लॉस हो। तो एप्पल फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ओनली 10% ही चांसेस है कि अगर मौसम की वजह से या फिर कोई एकदम से ऐसी वायरस या कोई डिजीज़ आ जाती है जिससे आपके पूरे पौधे ख़राब हो जाए, तो ऐसा 10% ही है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये एक अच्छा प्रोफेशन है। जी, तो मतलब जैसे आपने बताया कि पहले आपको उस फसल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो अगर आप उस जितनी आपको नॉलेज है उस हिसाब से काम करेंगे तो ये कम चांसेस है कि आपको उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। जी, तो अगर हम युवाओं की बात करते हैं, जैसे कि हमारा विषय भी है कि इसमें है कृषि में जो युवाओं का जो योगदान है या रुझान है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से युवा कृषि की तरफ जाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा कारण तो देखिए, मैं आपको एक साधारण सा चीज़ बताती हूँ। जो इंडिया है वहाँ पर हम जितना डिमांड है पूरे इंडिया की, पूरा भारत जो है, जितनी सेब की मांग है, जो भी हमारे शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए हम जितना, जैसे हिमाचल प्रदेश में उगता है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में सेब उगता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद आपका उत्तराखंड में, उसके बाद कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी एप्पल फार्मिंग होती है। पर जितना पूरे इंडिया की डिमांड है उस हिसाब से हम नहीं इतना हम नहीं उगा पाते हैं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर वाले देशों से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एप्पल है उसके दाम हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। चाहे मैं बात करती हूँ, जैसे अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है करसोग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, तो उन्हें बहुत मतलब क्वालिटी अगर देखी जाए फ्रूट की तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर उसके जो दाम है उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इंडिया के पास सेब नहीं है जितना उसे चाहिए, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ऐसे करके, और दूसरा यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उस वजह से हमारी जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बाकी देशों के मुकाबले अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसीलिए यहाँ का दाम बहुत ज़्यादा, सेबों का दाम बहुत अच्छा मिलता है। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई, जैसे अभी ब्लूबेरी है, चर्चा में है कि बहुत अच्छा दाम उसका आजकल चल रहा है, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है किसी वर्ष में, हर वर्ष ऐसा नहीं होगा ब्लूबेरीज में, पर सेब एक ऐसा है कि हर वर्ष इसके अच्छे ही दाम मिलते हैं। तो आगे फ्यूचर में भी इसको अगर देखा जाए तो इसके अच्छे दाम ही मिलेंगे। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो मुझे लगता है जो नए यूथ्स है वो इस तरह से भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा दाम इसका है और मेहनत इसमें बहुत कम है, बस आपको नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो युवा है, जो यूथ्स है, उन्हें इस तरह से सोचना चाहिए कि इसमें दाम अच्छे मिल रहे हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट ही की है, बाकी जैसे जो वेजिटेबल्स आप उगाते हैं उसके मुकाबले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आजकल अगर हम बात करें जो भी करियर ओरिएंटेड है या फिर करियर को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं जो भी यूथ्स हैं, वो सारे यही चाहते हैं कि उनको जो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको आउटपुट भी मिले, उतना ही उनको रिजल्ट मिले, आय भी उनकी उसी हिसाब से रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कृषि के क्षेत्र में उनको वैसा ही रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल जी। तो अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि किस किस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं? देखिए, अगर तो आपको नॉलेज है फिर तो आपको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती है। मैं नॉलेज ये नहीं कह रही कि आप जैसे साइंटिस्ट को पता होता है उस तरह का नॉलेज नहीं, मैं बेसिक जो नॉलेज होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको उतना ज्ञान अगर आपको है तो आप इजीली फार्मिंग कर सकते हैं। एप्पल फार्मिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो विदाउट नॉलेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से नॉलेज गेन कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा आसान बन जाता है। इसमें मेहनत तो देखिए, अगर मैं कहूँ बिल्कुल ना के बराबर ही है, पर ऐसा तो नहीं है कि मेहनत कहीं भी नहीं होती, हर जगह पर आपकी मेहनत लगती है। पर जैसे अगर टमाटर अगर आप उगा रहे हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत आपकी लगती है, एप्पल फार्मिंग में ऐसा नहीं है। तो जो यूथ्स है उन्हें खुद को मेंटली इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए फार्मिंग के लिए। मैं हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के यूथ्स की बात कर रही हूँ। देखिए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल रही है और
बगीचे जो है वो उजड़ रहे हैं, वहाँ पर काम कोई नहीं करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इसके बारे में, या फिर मैं यही कह सकती हूँ इसलिए वो नहीं कर रहे अपने खेतों में काम। तो नॉलेज का होना ज़रूरी है दूसरी चीज़। और जो चुनौती आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है अभी के हिसाब से, वो जब बरसात के मौसम में फंगल डिजीजेस आती है, उसका अटैक रहता है, स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, ऐसे करके। स्कैब आपका जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादा है। अच्छा। तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज आपके बगीचों को करता है। और अगर एक बार ये हो गया, यानी कि आपके बगीचे में आ गया, आपने इसको टाइमली नहीं कंट्रोल किया, तो ये बहुत आपके पूरे पौधों को खाली कर देता है और अगली साल की क्रॉप पर भी इसका असर पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती अभी के लिए यही मुझे लगती है। जी, तो मतलब हमें, जैसे आप बार बार वही कह रही हैं कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और उसी हिसाब से आप अपने पौधे और जलवायु के हिसाब से उस पर एक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपने बगीचों पे काम करना है। जी। तो आप प्राकृतिक खेती से भी जुड़ी हुई हैं, आप प्राकृतिक खेती को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या लगता है कि क्या पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पे निर्भर रहा जा सकता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं, या फिर पिछले काफ़ी वर्षों से हम देखते आए हैं कि रासायनिक खेती की तरफ काफ़ी ज़्यादा किसान बढ़ गए हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ता ही है और जो काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस का खतरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो सेब के बगीचों में खासकर, वो भी कम होता है, क्योंकि वो रासायनिक खेती, उसमें जो स्प्रे करते हैं या दवाइयाँ उसमें छिड़की जाती हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। जी, मैं आपको प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देती हूँ। प्राकृतिक खेती आपके उन्हीं पौधों पर अच्छे से चल पाएगी जो आपके पौधे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर, जैसा आप कह रही है, रासायनिक खेती जब से आई तब से उत्पादन बढ़ा, लेकिन अगर आजकल मैं जो कोटगढ़ के बागवान हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल ऑर्चर्ड्स है, वहाँ के जो बागवान है काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर जो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है आजकल, वो हमें पता है, क्योंकि वहाँ के जो बागवान हैं, जिस समय पर उत्पादन अच्छा हो रहा था उस समय पर हो रहा था, लेकिन आजकल ऐसी कंडीशन है, ना तो प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी नहीं बन रही है, और मिट्टी एकदम पत्थर की तरह बंजर, मैं कहूँगी, इस तरह की हो गई है। तो ये रासायनिक जो हम खाद यूज़ करते हैं उसकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना ज़रूरी है। अब प्राकृतिक खेती अगर आप ऐसे ऑर्चर्ड में करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा बगीचा है जिसमें आप बहुत समय से, लगभग आप 40 साल से खाद या फिर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते आ रहे हैं, और आप उस पर चाहेंगे कि एकदम से मैं उसको छोड़ दूँ, जो रासायनिक केमिकल्स उसको छोड़ दूँ, एकदम से मैं प्राकृतिक खेती करना शुरू करूँ, तो वो नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि आपके पौधे को अब आदत लग चुकी है। अगर फंगल डिजीजेस आपके पत्ते पर आ गई एक बार, तो आप उसको चाहेंगे कि वो खट्टी लस्सी से कंट्रोल, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती में खट्टी लस्सी यूज़ करते हैं, तो उससे कंट्रोल हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि पौधे के पास उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो उससे लड़े, क्योंकि उसकी रूट्स वीक हो गई है, पौधा एक तरह से अंदर से वीक हो गया है, क्योंकि आप फर्टिलाइज़र का यूज़, केमिकल का यूज़ करते आ रहे हैं। तो अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते, बहुत अच्छा ऑप्शन ये है, जैसा कि आपने कहा कि क्या ये पॉसिबल है सिर्फ प्राकृतिक खेती से, तो इसका भी एक जवाब है, पर पहले ये वाला मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको पहले आपके पौधे में जो उस बीमारी, कोई भी वायरस आ रहा है, उससे लड़ने की क्षमता को बनाना। आप अपनी ही बॉडी को ले लीजिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो एक वीक बॉडी है, जो पहले से ही कमज़ोर है, उस पर देखो जुकाम जल्दी आ जाता है, बुखार जल्दी हो जाता है उन्हें। ठीक ऐसे पौधा भी है, पौधे के ऊपर अगर आपका पौधा वीक नहीं, न्यूट्रिशन उसका कमज़ोर है, रूट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उस पर डिजीज़ जल्दी आएगी। आप चाहे फिर इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड भी छिड़क दीजिए, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा इजीली। तो आपको पहले पौधे की क्षमता को बढ़ाना होगा, उसकी इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाना होगा। तो पुराने पौधों की तो ये बात है। जो न्यू ऑर्चर्ड्स है, जो पहले से ही प्राकृतिक खेती पर चल रहे हैं, जैसे ही आपने पौधा रोपित किया उसके बाद आप प्राकृतिक खेती पर ही चल रहे हैं, तो उसके लिए अगर तो फंगल डिजीज़ आ गई है, वैसे तो आपको प्रिकॉशनरी आपको स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना होता है, वो करना ही होता है। अगर है फंगल डिजीज़, चाहे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मेन प्रॉब्लम यही बताई है जो आती है एप्पल फार्मिंग में, तो
अगर आप उसको प्राकृतिक खेती से कंट्रोल करना चाहेंगे, अगर आप पहले वाला स्प्रे शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे, या फिर मैं कहूँ अगर आपको नॉलेज नहीं है, सीधी सी बात है, तो फिर आप प्राकृतिक खेती अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मेनली एप्पल फार्मिंग में। जो कैश क्रॉप होती है, छोटे पौधे होते हैं, उसे कंट्रोल कर पाना आसान काम है, क्योंकि जो बड़े पौधे हैं एप्पल के, उस पर थोड़ा सा टफ ये काम हो सकता है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो पौधे की जो क्षमता है वो तो बढ़ती ही है, पर इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि प्राकृतिक खेती से ही क्या संभव है। तो अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको केमिकल की ओर भी जाना होगा। पर जी, अगर आप दोनों को, केमिकल को भी और नेचुरल फार्मिंग दोनों को साथ में करते हैं, तो फिर उससे भी नुकसानदायक मैं नहीं कहूँगी उतना ज़्यादा, तो आप दोनों को भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। तो मतलब जो किसान पहले से ही रासायनिक खेती पे निर्भर हैं, उनको थोड़ा धीरे धीरे चेंज ला सकते हैं वो, ताकि वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकें। जी बिल्कुल, ये वाली बात मैंने आपको आधी अधूरी ही छोड़ दी थी। हाँ, अगर आप एकदम से कन्वर्ट होते हो नेचुरल फार्मिंग की ओर तो वो नहीं है पॉसिबल। इसके लिए आपको धीरे धीरे करके, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे आप मान लीजिए साल में 15 स्प्रे आप फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की कर रहे हो, तो आपको इस साल आपने एक गोल लिया कि भाई मुझे अब नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना है, तो आप उसमें से 12 स्प्रे आपने फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड की 3 स्प्रेज आपने नेचुरल फार्मिंग की। तो इस तरह से आप उससे अगली साल आप और कम स्प्रेज कर दीजिए इंसेक्टिसाइड की, फंजीसाइड की। ऐसे करते करते आप लाइन पर अपने बगीचे को ला सकते हैं। जी, तो अगर हम बात करें, आपने एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऑर्चिड्स की भी बात की थी अभी, कि अगर आपके पुराने पौधे या नए पौधे हैं, तो आप किस तरह से दोनों चीज़ों को देखती हैं? ट्रेडिशनल जो ऑर्चिड्स है उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है, और जो मॉडर्न है उसमें क्या बदलाव आए हैं, और किस तरह से इसमें प्राकृतिक खेती को इन्वॉल्व किया जा सकता है? जी देखिए, जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है उसमें अगर मेनली देखा जाए तो आपके पास रॉयल डिलीशियस जो वैरायटी है वो ही लगी हुई है जी। और रूट स्टॉक, देखिए आपको अगर नहीं पता है, जो भी देख रहे हैं बागवान, क्लियर कर देती हूँ। पौधा जो हमारा सेब का होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक जो रूट जोन होता है उसको रूट स्टॉक कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ पर हम कलम करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, उसे हम कैनोपी कहते हैं या फिर वैरायटी कहते हैं। तो जो पुराने बगीचे लगे हुए हैं उसमें सीडलिंग रूट स्टॉक होता है, और वैरायटी जो है वो रॉयल डिलीशियस ही लगी हुई है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में चुनौतियाँ क्या आ रही है आज के टाइम पे। अगर आप उसी तरह से, जैसे हमारे पुराने बगीचे लगे हुए, अगर आप उसी तरह से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जो ट्रेडिशनल तरह से हमारे रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक जो है, उस पर आप पौधे को कंट्रोल नहीं कर पाते, पौधा बहुत बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें जब हम तुड़ान करते हैं उस समय प्रॉब्लम आती है, हम जब स्प्रे करते हैं उस समय प्रॉब्लम आती है, जब आप प्रूनिंग करते हैं, समर प्रूनिंग आप नहीं उस पर कर पाते। जो नई नई हमने विद्या अपनाई है एप्पल फार्मिंग में, वो उस पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रूट स्टॉक को हमें चेंज करना होगा। जो नए रूट स्टॉक आए, क्लोनल रूट स्टॉक जिसे हम कहते हैं, जिसमें एम सीरीज़ है, MM सीरीज़ है, एमला सीरीज़ है, G सीरीज़ है, इस तरह की अलग तरह की रूट स्टॉक है, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। तो वो अपने हिसाब से, जैसी आपकी मिट्टी है, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बने हैं कि आपकी मिट्टी के हिसाब से आप खुद चूज़ कर सकते हैं जी। तो उसको आपको चूज़ करना चाहिए। और दूसरा है वैरायटी। अब जो वैरायटी है वो रॉयल डिलीशियस जो है, वो एक मेन चुनौती जो आ रही है उसमें चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाते हैं। चिलिंग आवर्स यानी कि ठंडे घंटे। जो हमारा पौधा है वो जब सर्दियाँ होती है उस समय वो स्लीप, मतलब वो उस समय नींद पूरी कर रहा होता है एक तरह से। अच्छा, सुप्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंट स्टेज उसकी होती है उस समय। तो जो रॉयल डिलीशियस है, हर एक जो वैरायटी है पौधे की, उसे चाहिए होते हैं चिलिंग आवर्स। तो जो हमारा रॉयल डिलीशियस है उसे लगभग 1200 से 1600 ठंडे घंटे की ज़रूरत होती है। वो काउंट होता है हमारा जब हमारा जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से कम होता है। अच्छा। अगर इससे ऊपर वाला टेम्परेचर है तो फिर वो नहीं काउंट होगा उन चिलिंग आवर्स में। पर अगर जैसे आप देख रहे हैं क्लाइमेट में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है जी। तो ऐसे में रॉयल डिलीशियस तैयार कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इससे आपका जो फ्लावरिंग है वो सेम टाइम पे नहीं होगी, कभी भी फ्लावरिंग हो जाएगी। यानी कि जैसे जिस समय पर फ्लावरिंग होनी चाहिए पूरे बगीचे में आपकी फ्लावरिंग वैसी नहीं होगी, फ्रूट सेटिंग अच्छे से नहीं होगी। दूसरा, फ्रूट क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए रॉयल डिलीशियस उगा पाना हमारे लिए
टफ है। तो इसकी जगह पर हमें जो नई वैरायटीज़ आ रही है, और दूसरी चीज़ ये है जो रॉयल डिलीशियस वैरायटी है, इसे जो कंज्यूमर्स है जहाँ पर हम अपना सेब भेजते हैं, जो सेब हमें हमारे सेब खरीदते हैं, उन्हें भी ये अब नहीं पसंद आ रहा है। इसकी जगह पर न्यू वैरायटीज़ जैसे गाला, फूजी है, हनी क्रिस्प है जी, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ है, तो उसको ज़्यादा पसंद कंज्यूमर्स करते हैं। तो इसीलिए हमें वही उगाना होगा जो अगले पसंद कर रहे हैं जी। तो इसीलिए हमें वैरायटी और जो रूट स्टॉक है उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हमारा समय भी बदल रहा है, क्लाइमेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, वो समय की भी एक मांग है कि आप वैरायटीज़ को चेंज करते रहें। जी बिल्कुल जी। तो अगर हम आपकी बात करते हैं, आप कंसल्टेशन भी करती हैं और आपके कुछ ग्रुप्स भी हैं जिससे आप किसानों के साथ जुड़ी हैं, थोड़ा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं और किस तरह से ये पूरा वर्क करता है आपका ये कंसल्टेशन। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले तो फेसबुक के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, वीडियोस के थ्रू। वहाँ पर लगभग मेरे साथ 26,000 बागवान जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल से भी हैं और कुछ अरुणाचल प्रदेश के बागवान भी हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें लगभग 6 से 7,000 बागवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो एकदम पब्लिक ग्रुप है, सभी बागवानों से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वीकली एक वेबिनार उनको मैं देती हूँ। अच्छा। जो लाइव होता है, शाम को 8 बजे की टाइमिंग रहती है। वहाँ पर हम जो एप्पल फार्मिंग है उससे रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। पूरे सेशन में 1 घंटे का सेशन होता है ये। और इसके अलावा मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है, किसान फैमिली प्रो, उसमें आपको आने के लिए सब्सक्रिप्शन देनी होती है। अच्छा। वो एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, आपको रिप्लाईज दिए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको अपनी ऑर्चर्ड्स में आ रही है आप शेयर कर सकते हैं। तो वो है। और इसके अलावा एक कंसल्टिंग कोर्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसमें मैं आपके बगीचे के हिसाब से आपके लिए स्पेशल स्प्रे शेड्यूल बना करके देती हूँ। आपके पास जो जो वैरायटीज़ लगी हुई है उस हिसाब से आपको मैं स्प्रे शेड्यूल देती हूँ। रूट स्टॉक कैसा लगा हुआ है, आपकी मिट्टी कैसी, आपका यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और क्या क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं एप्पल फार्मिंग में, तो उसके लिए आपको स्प्रे शेड्यूल स्पेशल बना करके मैं देती हूँ। और खाद आपको कैसे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्पेशली आपके ऑर्चर्ड के हिसाब से ही बना करके देती हूँ। तो ये सारे ग्रुप्स मेरे हैं, इस तरह की मैं बागवानों को गाइडेंस देती हूँ। जी, इसी के साथ आप जो किसानों के साथ जुड़ी हैं और अब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करते हैं। तो अगर हम जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं का कृषि में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, तो अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से एक नई दिशा दे सकता है, अगर युवा ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर कृषि की ओर जाते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे आप खुद भी इस तरफ काम कर रही हैं, आपने खुद भी देखा होगा और दूसरे किसानों को भी आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है कृषि क्षेत्र में? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सभी बागवान, मैं नहीं कहूँगी कि एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं, सभी के पास कुछ कुछ पौधे तो लगे हुए हैं, लेकिन डेडिकेशन जो है बगीचे की ओर वो नहीं रहती, क्योंकि उतना वहाँ से उन्हें नहीं मिलता है। तो अगर मैं देखूँ, अगर बागवान सीरियसली करने लग जाए बागवानी को, तो वो अपने क्षेत्र के एक रोल मॉडल बन जाते हैं बाकी बागवानों के लिए भी। अगर सभी बागवान, मान लीजिए कोई, जैसे मैं ही हूँ अपने एरिया की, मैंने अच्छे से अपना बगीचा तैयार किया है, बागवानों को पता है कि इतना यहाँ से इन्हें इनकम इनकी इतनी हो रही है, तो वो मुझसे मोटिवेट हो जाते हैं। और दूसरा ये, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट फार्मिंग से आ रही है, एप्पल फार्मिंग से आ रही है, वो ये है कि जैसे कोई जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर जिनके बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते हैं, तो उनकी वजह से बाकी जो बेरोज़गार युवा होते हैं उन्हें रोज़गार मिलता है। जैसे जब हम तुड़ान करते हैं उस समय पर उसकी ज़रूरत होती है जो तुड़ान करने वाले होते हैं, और ढुलान की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि जब वो देखते हैं किसी एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर को, तो वो उनको देख करके मोटिवेट होते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मेरे पास भी लैंड है, मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर देख करके, दूसरे प्रोग्रेसिव फार्मर को देख करके मोटिवेट होकर के ये चीज़ हो सकती है। दूसरा रोजगार हमें एप्पल फार्मिंग से मिलता है। जी, और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रामीण भारत है उसमें जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक तरह से मजबूत हो जाएगी, जितने ज़्यादा युवा इसमें काम करेंगे। जी, तो अगर हम बात करें, जैसे आपने सोशल मीडिया की भी बात की थी, आपकी काफ़ी अच्छी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग भी है, आपको किस तरह से ये मदद करता है आगे बढ़ने में? और जब आपने इनिशियली शुरुआत की थी 2021 में, तो उस टाइम आपके सोशल मीडिया से किस तरह से आपको मदद मिली इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए?
जी देखिए, सबसे पहले मैंने एक अपना पेज बनाया सीधे और मैंने वहाँ पर वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी थी जी। और पहले तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके बारे में, एप्पल फार्मिंग के बारे में। धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस मुझे भी आया, तो बागवानों ने भी देखना, लोगों ने भी देखना शुरू किया और मुझे बहुत ज़्यादा सराहना मिली वहाँ से, बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग मिला। सभी जो भी बागवान हैं उनका धन्यवाद मैं हमेशा हमेशा करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया है जी। तो ये मैंने शुरुआत की थी 2021 से ही और धीरे धीरे करके अब मेरी जैसे जैसे बागवानों की डिमांड हुई उसी तरह से मैंने भी मॉडिफिकेशन की, अपना ग्रुप बनाया और अब कंसल्टिंग जो है प्रोवाइड करती हूँ। और बीच में ही मैं फ्री में भी बागवानों को नॉलेज, एक तरह से देखा जाए तो फेसबुक पर तो फ्री ही है, लेकिन जो मैंने किसान फैमिली प्रो और कंसल्टिंग कोर्स की बात की तो इसके लिए आपको मेंबरशिप देनी होती है, ज़्यादा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि मेरा मकसद ये है कि मैं बागवानों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, पर जब तक आप कोई अमाउंट पे नहीं करते तब तक आप अटेंशन नहीं देते हैं जो आपको नॉलेज दे रहा है। जी, तो इसी वजह इसी तरह से आप जैसे अपना जो लोगों को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं और इनिशियली जो आपको सपोर्ट मिला है उसने आपको इसी करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। जी, आपने इतनी चीज़ें हमें अपने बारे में बताई, किस तरह से युवा इसमें आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप लोगों की किसानों की भी इसमें मदद करती है और आपकी भी आजीविका का एक साधन है ये। आपने इस विषय में हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से युवा कृषि के क्षेत्र में अपने आजीविका को एक देख सकते हैं और एक इसको फुल टाइम करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।